नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन रहा। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्रवाइयों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए यह भी कहा कि स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि सरकार कभी इन्वेस्टिगेशन आप करवाएंगे कि नहीं? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराना पड़ेगी। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं है, वो देशद्रोही हैं। पात्रा का यह बयान संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद आया है। बीजेपी नेता ने कहा कि हम बात करने जा रहे इस खतरनाक त्रिकोण के बारे में जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं और अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण की दूसरी तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं, उच्च दर्जे का गद्दार। मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है, ऐसा संबित पात्रा ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। संबित पात्रा ने अगर ऐसा कहा तो उनकी सरकार है। अगर देशद्रोही कोई है तो वो कहाँ होना चाहिए, आप लोग बताइए। वो कहाँ, अगर देशद्रोही कोई है तो उसकी असली जगह कहाँ है, ये आप बताइए। हेमंत, तो अगली खबर आपको बताऊंगा। हेमंत सोरेन के CM पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो अपना चुनाव ही हार गए। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को ही खत्म कर दिया। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के 13वें दिन यानी कि आज थोड़ी देर में नई सरकार शपथ लेगी। भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और फडणवीस 2014 से 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में अजित पवार की मदद से वो CM बने, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। पिछली बार एकनाथ शिंदे सरकार में वे डिप्टी CM रह चुके हैं और फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और NCP सुप्रीमो अजित पवार डिप्टी CM पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के बाद शिंदे CM से डिप्टी CM बनने वाले दूसरे नेता हैं। वहीं अजित पवार 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वे महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में डिप्टी CM रह चुके हैं और कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा के अलावा भाजपा और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों समेत 2000 VIPs को न्योता भेजा गया। शायद जब आप खबर पढ़ रही थी ना तो हमारे दर्शकों की नजर किस पर थी पता है? सलमान खान पर थी। बड़े बड़े स्टार वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप जरा देखिए, एक बार फिर से दिखाइए, लाइव तस्वीरें हैं। ये देखिए, अमित शाह की बातचीत हो रही है यहाँ पर। चूंकि देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री, संजय दत्त भी पहुंचे हुए हैं। मैं वही कह रहा था, जब आप खबर ये बता रही थी तो हमारे दर्शकों की नजर इस पर थी। ये देखिए, सलमान खान भी पहुंचे हुए, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर, फिल्म स्टार्स पहुंचे हुए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि आप ही ने बताया मुझे, आपने शायद आपने कहा 2100 VIPs पहुंचेंगे, ये आपने जानकारी दी थी। 2000, ठीक है, ये संख्या बढ़ती रहती है। अब चूंकि बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये आजाद मैदान की तस्वीरें हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शिंदे
डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए, फाइनली तैयार हो गए हैं। पहले था कि लेंगे कि नहीं, अजीत पवार ने कहा कि मैं तो डेप्यूटी सीएम की शपथ ले रहा हूं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये कैमरे में बार बार संजय दत्त ही दिखाई दे रहे हैं। अभी बागेश्वर बाबा की यात्रा थी धाम की, तो वहां भी दिखाई दिए थे। अब देखिए यहाँ पर कैमरामैन उन्हीं पे फोकस कर रहा है। ये साथ में सलमान खान भी है, तो सभी आए हैं भाई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह है, शिवराज सिंह चौहान है, देश के कृषि मंत्री हैं, और अमित शाह की बात जगत प्रकाश नड्डा से हो रही है, समारोह के बारे में हो रही होगी। और अंबानी के सुपुत्र भी आए हैं। अभी हाल ही में इनका बहुत ही भव्य विवाह हुआ था, और लग रहा था एक समारोह कब खत्म होगा, 1 दिन 2 दिन ऐसा लगी। बहुत जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, स्टार हैं, सिर्फ भारत के नहीं विदेशों से भी आए थे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन खबरें लगातार, मुकेश अंबानी भी दिखाई दे रहे हैं, वार्तालाप यहां पर चल रही है। तो देखिए यहाँ पर कई बॉलीवुड स्टार्स भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं, और एक और स्टार की बात हो रही है, वो है अल्लू अर्जुन। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 आज रिलीज हो चुकी है, और कल जब इसकी स्क्रीनिंग हुई थी तब इस दौरान वहां भगदड़ मच गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए हुए थे। थिएटर के पास आरटीसी एक्स रोड पर इकट्ठे हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे, और इस दौरान अचानक भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर गए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ कम होने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। और छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही सियासत गर्म हो गई है। सियासी गलियारों में बयानों का जोर चल रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नगरीय निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए भूपेश बघेल हॉर्स ट्रेडिंग कराते थे। जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का अभियान चलाया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम और पीएम उसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है क्या? फिर महापौर चुनाव में कैसे हो जाएगी? इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रक्रिया से चुने जाते हैं, तो नीचे की इकाइयों में उस प्रक्रिया में क्या दोष है? नगरीय निकायों में अपहरण हो जाएगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। कोई तर्क नहीं है। एक तर्क होना चाहिए कि आप किस आधार पे, आपका सिस्टम क्या होने वाला है। डायरेक्ट है तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी डायरेक्ट चुनाव करेंगे। अगर आप नगरीय निकायों में कराना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष प्रणाली है तो हर जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली होनी चाहिए। जनमत से कांग्रेस पार्टी कभी पीछे भगी नहीं। जिस प्रकार से जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ, तभी किरणमयी नायक जी और प्रमोद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद हम रायपुर नगर निगम और इस प्रदेश के बड़े बड़े नगर निगमों में हमारी परिषद बनी, हमारे महापौर, हमारे पार्षद चुनकर आए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को बिजनेस बना लिया, जिन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर तो जारी ही है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के लिए प्लान तैयार कर रही और सरकार कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी तंज कसा और कहा कि आरएसएस और बीजेपी बांग्लादेश को अपना हिस्सा मानती हैं। अखंड भारत की क्या आरएसएस को चिंता नहीं है? क्या बांग्लादेश को जब आप अपना हिस्सा मानते हो तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पे इस प्रकार से आक्रमण हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करने वाली, आरएसएस हिंदुओं की बात करने वाले, क्यों मोदी चुप है? क्या कारण है? क्या कोई साथ नहीं दे रहा? पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। चलिए, कब चलना आपको प्लेन से? हम लोग चलने को तैयार है। चलिए, कब आपको बांग्लादेश को कूच करना?
चलिए चलने को तैयार है ये कहते हुए मुस्कुरा भी दिए उमंग सिंघार। उसका मतलब क्या है ये मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साय सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उन्होंने धान खरीदी केंद्र में कांग्रेस नेताओं के निरीक्षण को लेकर कहा उनके पास कोई काम तो है नहीं, केवल किसानों को बरगला और भड़का सकते हैं, वही कर रहे हैं। कांग्रेस धान खरीदी केंद्र घूमने के बजाय नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी करे। देखिए, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो कम से कम किसानों के पास जाके भड़काना, उनको बरगलाना, ये कहना कि सरकार 15 कुंटल ले रही है, 14 कुंटल ले रही है, ये चीज को क्यों नहीं बताते कि 2 टोकन भी कटना है, बड़े किसानों का 3 बार टोकन कटना है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही है और मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत पर, और इसी बीच मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना के बयान पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कंसाना ने खाद की समस्या को लेकर कहा है कि खाद वितरण उनका विषय नहीं है, जबकि वो खुद कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के। इसकी खरीदी सहकारिता विभाग के जरिए होती है और इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि आपको किसानों की समस्याओं का नहीं पता है तो कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रदेश के मंत्री का अल्प ज्ञान है। चाहे कौन से हमारे कांग्रेसी मित्र को खाद चाहिए, वो मेरे ये उर्वरक विभाग का मामला है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता करती है खाद को। लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको का उत्तर दे रहा हूँ। किस जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद जितना चाहें, कौन से हमारे कांग्रेसी मित्र को खाद चाहिए वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनके घर पे खाद भिजवाऊंगा। प्रदेश के एक मंत्री का अल्प ज्ञान आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे हैं, और अगर वो किसानों के मंत्री है, किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास, और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? हर जिले के अंदर कितनी मांग आई है, क्या आपने खाद पूर्ति कर दी है? अगर कर दी है तो आप आपका बुलेटिन जारी करें। कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना ने एक बात कही कि अगर किसी कांग्रेसी मित्रों को खाद की जरूरत है तो उनके घर तक पहुंचाएंगे। माननीय कृषि मंत्री जी, किसानों को जरूरत है, उनको उनके घर तक पहुंचा दीजिए। ये बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं, तो मित्रता बाद में निभाइए, किसानों की मदद कीजिए। महासमुंद से खबर है, धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी से किसान परेशान है। बताया जा रहा है कि किसानों से बारदाने के वजन से ज्यादा धान तौल में काटा जा रहा है, तो कहीं धान नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला सहकारी समिति बरोंडा और बिरकोनी से सामने आया है, जहां खाली बारदाने का वजन 550 ग्राम है, लेकिन धान तौलाई के दौरान 700 ग्राम वजन के बोरे का काटा जा रहा है। इसी प्रकार नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में एक मशीन से एक ही धान का 4 बार नमी मापने का अलग अलग आंकड़ा आ रहा है। 17% से ज्यादा नमी आने पर किसानों का जो धान है वो वापस कर दिया जा रहा है। जो मापा केंद्र है वो सबसे पहले बेकार है, क्योंकि जितने भी मशीन को आप लेकर के जाओगे उसमें नमी जो नापा जा रहा है वो हर प्रकार से अलग अलग रीडिंग देता है, तो उसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उनके चलते बहुत सारे किसान अपने धान को वापस लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बोरे के वजन 700 ग्राम भी ले रहे हैं, किसानों के समक्ष ले रहे हैं और उनका दस्तखत भी लेते हैं। रोज़ हम लोग तौल शुरू होने के पहले काम करते हैं, हमारा अध्यक्ष भी आता है, किसान को बताते भी हैं कि आपका धान 40-700 तौला जा रहा है करके। अगर इस प्रकार के कोई भी अगर जो नियमानुसार जितना भी है 40 किलोग्राम हमको धान लेना है, उसके बाद संबंधित जितना भी बारदाना का वजन है उसको लेना है। अगर इसमें ज़्यादा कोई भी समिति ले रहा है तो बिल्कुल हमारे जो भी नियंत्रण कक्ष में हैं उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर दर्ज होगा तो उसका निवारण होगा। इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो चुका है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही रखी गई है। इससे ओबीसी वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जन प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि एससी और एसटी की आबादी जहां 50% से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य शासन ने कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। नगरीय निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। 11 दिसंबर को
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रति 1000 मतदाता के लिए 1 मतदान केंद्र और पंचायत चुनाव में 500 मतदाता के लिए 1 मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग की टीम एक्शन मोड पर है। आईटी की टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। हम आपको इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, धार और इंदौर की, जहां पर आईटी की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पहली तस्वीर धार की, जहां पर आईटी की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। सबसे पहले मनावर में आईटी की टीम ने एक साथ 12 जगहों पर छापा मारा। 28 गाड़ियों में अधिकारियों ने सुबह 6:30 बजे मनावर पहुंचे और सबसे बड़े व्यापारी, ब्रोकर समेत सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी। बंद कमरों में कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर धार की, धार जिले में इनकम टैक्स की टीम ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर घरों के साथ दुकान, ऑफिस और एक पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की है। फिलहाल धार जिले में 16 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इंदौर में आईटी की टीम पहुंची कालानी नगर और डीएम टावर में कपास कारोबारी के ठिकाने पर पहुंचकर दबिश दी और आयकर टीम ने कारोबारी के घर और ऑफिस में ही रेड मारी है। इसके साथ ही इंदौर के देपालपुर में भी आईटी टीम की कार्रवाई जारी है। ठगी के आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। करोड़ों की ठगी के आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। असफाक उल्लाह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और वीआईपी ट्रीटमेंट का ये फोटो है जो वायरल भी हो रहा है। 6 दिनों से पुलिस रिमांड पर यह आरोपी था जिसे वीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। 200 करोड़ की ठगी करने का इस पर आरोप लगा है। सूरजपुर के कोतवाली थाना का मामला है। इधर केशकाल के बोरगांव में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। निर्माणाधीन मकान को तोड़ने के दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई है। पीड़ित संजीव हल्दर का आरोप है कि उनके पिता सपन हल्दर के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था और इसका 2 किस्त भी मिल चुका था, लेकिन प्रशासन ने बिना सूचना दिए मकान को तोड़ दिया। मामले में फरसगांव एसडीएम अश्विन पुसाम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के आवंटित 25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली, जिस पर नियम अनुसार कार्रवाई की गई। अब सवाल यह है कि अगर अवैध कब्जे में मकान बना रहा है तो आखिर क्यों पीएम आवास स्वीकृत किया गया। और बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने 2 पूर्व उप सरपंचों की हत्या कर दी। दरअसल ये घटना अलग अलग इलाकों की है, जहां नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंचों को अगवा कर लिया और उसके बाद दोनों की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। दोनों के शव अलग अलग जगहों पर मिले हैं। जानकारी के मुताबिक भैरमगढ़ और नैमेड़ थाना इलाके से पूर्व उप सरपंच सुकुल फरसा और सुखराम अवलम को अगवा कर लिया था और इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने भैरमगढ़ थाने में इसकी सूचना दी। इतना ही नहीं, हत्या से पहले एक पूर्व उप सरपंच की बेटी ने सोशल मीडिया पर रिहा करने की अपील भी की थी, लेकिन नक्सलियों ने पर्चा फेंककर दोनों पूर्व उप सरपंचों पर बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने पर्चे फेंके हैं, जिसमें आदवाड़ा निवासी पूर्व उप सरपंच सुकुल फरसा को 2-3 बार चेतावनी दी थी और चौथी बार में मौत के घाट उतार दिया गया। इंदौर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिस पर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने एक हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में 50 पैसे के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी आरोपी के ऊपर 50 पैसे का इनाम कैसे घोषित किया जा सकता है। क्या ये मात्रात्मक त्रुटि थी या फिर धोखे से हुआ। जो 50 पैसे का आरोपी था इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है थाना गांधीनगर क्षेत्र से। जिसने भी इसको शरण दी थी उसको भी इस प्रकरण के अंदर आरोपी बनाया है कि आप किसी भी ऐसे दुर्दांत आरोपी को जो पुलिस के द्वारा वांटेड है, जिसपे पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है, अगर आपको किसी भी कारणवश अगर आप उसको पालते हैं या उसको संरक्षण देते हैं तो डेफिनेटली आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे द्वारा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। खबर धमतरी से है, जहां तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई। जहां तेंदुए ने घर में सो रही महिला पर अटैक कर दिया, जिसमें महिला की जान चली गई। इधर जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी घटना मडेली कमार पारा की बताई जा रही है। घर पे घुसा है, किंतु जो घर कच्चा घर था बताया जा रहा है और डोर जो है वो ठीक मतलब ऐसे ही आगे किया हुआ था।
जो बाहर वाला जो डोर है जिससे वो घुसा है अंदर, तो वो मतलब ओपन डोर ही माना मतलब बोला जा रहा है, तो उसी के कारण जो है घटना हुई है। और फिलहाल इसी के साथ 5:25 खबरों में इतना ही। हम चारों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए आज की टॉप न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।